नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, राइट वे क्लासिक के यूट्यूब चैनल फिजिक्स पढ़ने में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 12th बायोलॉजी वायरल पेपर। क्लास 12th क्या बेटा? बायोलॉजी क्लास 12th बायोलॉजी वायरल पेपर। और वायरल पेपर में आज हम लोग क्या कवर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बायोलॉजी में विस्तृत प्रश्न। कौन से प्रश्न? विस्तृत यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपको पता है 5 नंबर के पूछे जाते हैं। और कितने प्रश्न आते हैं? 1 2 3 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 15 नंबर इस वीडियो से पक्के होने वाले हैं बेटा। तो आप लास्ट तक बने रहना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं इस पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी सभी ऑल सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड करता हूं। तो ध्यान से सुनो। पहला प्रश्न बेटा क्या है? मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि चित्र सहित वर्णन कीजिए नर जनन तंत्र का। आगे है, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं? 5 नंबर का बेटा इस तरह से प्रश्न आएगा। आप इसका किस तरह से आंसर लिखोगे, बड़े ध्यान से सुनना और समझना, और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि इसके बाद मैं बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूं आपके लिए, जो 5-5 नंबर के सभी प्रश्न कवर कर दूंगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे। इसका आंसर बेटा किस तरह से लिखोगे वो देख लीजिए एक बार। इसका आंसर बेटा आपको लिखना है इस तरह से। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, किस तरह से आंसर लिखोगे। देखो, सबसे पहले हेडिंग डालोगे नर जनन तंत्र में। किसमें बेटा? नर जनन तंत्र में। नर जनन तंत्र में बेटा, नर जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। ये पहली हेडिंग होगी आपकी बेटा। नर जनन तंत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। तो आगे देखो, सबसे पहला भाग लिखोगे ब्रसड। क्या लिखोगे बेटा? ब्रसड। क्लियर? ब्रसड में क्या लिखोगे ये भी समझते चलना साथ साथ। ठीक है, साइड में आपको डायग्राम भी बनाना है। और ब्रसड में लिखोगे यह नर जनन तंत्र का प्रमुख अंग होता है। नर जनन तंत्र का कौन सा अंग बेटा? प्रमुख अंग होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना में बंद होता है। कैसी नुमा बेटा? थैलीनुमा संरचना में बंद होता है। आगे देखो, जिसे ब्रसड कोश कहते हैं, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? थैलीनुमा संरचना को ब्रसड कोश। अभी देखेंगे। देखो ब्रसड कोश ये है, देख पा रहे हो आप डायग्राम में? ब्रसड कोश ये वाला जो देख पा रहे हो, यही है आपका ब्रसड कोश। ये वाला हिस्सा। ठीक है, आगे देखो किस तरह से लिखोगे। आगे देखो, ब्रसड में शुक्राणु का निर्माण होता है। किसमें बेटा? ब्रसड में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। तथा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स भी स्रावित होता है। कोई पूछ ले आपसे कौन सा हार्मोन स्रावित करते हैं ब्रसड? ब्रसड में तो बोलेंगे, आप बताओगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। दूसरी हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों डालोगे अध ब्रसड। क्या डालोगे? अध ब्रसड। अध ब्रसड को समझो ध्यान से। यह ब्रसड के ऊपरी एक कुंडलित अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में बेटा? कुंडलित अवस्था में। देख पा रहे हो ये वाला कुंडलित अवस्था, ये कुंडलित अवस्था में होता है। यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी संकरी व अत्यधिक कुंडली नलिका है। कैसी नलिका है? कुंडलित नलिका। कितनी सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर? इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। अभी प्रश्न पूछा गया था शुक्राणु कहां पर संचित होते हैं, तो इसी में बोलेंगे आप अध ब्रसड में शुक्राणु क्या होते हैं बेटा? परिपक्व होते हैं। इसका आंसर मिल गया जो पीछे पूछा गया था। क्लियर? अभी बताऊंगा किस तरह से। ठीक है, इसका आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है। इसका जो आकार होता है बेटा, घोड़े के नाल के आकार का होता है। इस तरह से घोड़े की नाल देखिए, इस तरह से घोड़े की नाल के आकार का होता है। आगे चला मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लीजिए स्क्रीनशॉट। कर लिया? तो चलो आगे। अगला देखो बेटा प्रश्न। अगला है प्रश्न, उसी में है बेटा, प्रश्न नहीं है अगला, इसी में है शुक्रवाहिनी।
क्या बेटा हेडिंग है? शुक्रवाहिनी। किस तरह से लिखोगे देखो, यह लगभग 20 से 25 सेमी लंबी एक नलिका होती है। कितनी सेमी? 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है, जो ब्रसड़ तथा अधब्रसड़ में बने शुक्राणुओं को शुक्राशय तक ले जाती है। किस तक? शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है, उसे बोलते हैं शुक्रवाहिनी। ये एक नलिका होती है जो शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। क्लियर? यह शुक्राशय वाहिनी से जुड़कर रसखलन वाहिनी बनाती है। कौन सी वाहिनी? रसखलन वाहिनी बनाती है। अगली हेडिंग बेटा डालोगे शुक्राशय। क्या डालोगे बेटा? शुक्राशय। अगली हेडिंग, यह एक मांसल थैलीनुमा संरचना है। मांस की बनी हुई थैलीनुमा संरचना। इसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसमें बेटा शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। कोई पूछ ले शुक्राणु कहां पर लंबे समय तक इकट्ठे रहते हैं? नहीं, लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं तो आप बताओगे शुक्राशय में। क्लियर? तथा शुक्राशय को पोषण मिलता है। तथा शुक्राशय को पोषण मिलता है कहां से? शुक्राशय से। शुक्राणुओं को पोषण कहां से मिलता है बेटा? शुक्राशय से। क्लियर हुआ? अगली हेडिंग है शिश्न। क्या है बेटा? शिश्न। यह एक ऐसी मांसल संरचना होती है जो त्वचा से ढका रहता है। किससे बेटा? त्वचा से ढका रहता है। यह एक मैथुन अंग है। मैथुन अंग है बेटा। कौन सा वाला अंग है ये? मैथुन अंग। क्लियर? जो संभोग के दौरान, संभोग समझते हो आप लोग? बहुत अच्छे से जानते होंगे, जब नर और मादा अपनी क्रिया करते हैं उसे बोलते हैं संभोग। जो संभोग के दौरान योनि में, किसमें बेटा? योनि में। ठीक है? संभोग के दौरान योनि में शुक्राणु को स्थानांतरित करता है। शुक्राणुओं को क्या करता है बेटा? स्थानांतरित। कौन? शिश्न। शिश्न का काम होता है शुक्राणुओं को योनि में पहुंचाना। ठीक है? अगला है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय से एक वाहिनी निकली होती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मूत्रवाहिनी। आगे देखो, यह शुक्राणु तथा मूत्र दोनों को बाहर आने का मार्ग होता है। यानी कि शुक्राणु को और मूत्र को, दोनों को बाहर निकालने का एक मार्ग होता है जिसे हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ये शुक्राणुओं को भी बाहर निकालता है और मूत्र को भी बाहर निकालता है। क्लियर? आप इसका भी बेटा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहां तक आपका पहला प्रश्न खत्म। अभी एक बात और पूछी गई थी बेटा, शुक्राणु कहां पर संचित रहते हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है। शुक्राणु अधिब्रसड़ में। किसमें बेटा? अधिब्रसड़ में। अधिब्रसड़, अधिब्रसड़ गलत लिखा है। ठीक है? ग्रसड़ कर दिया है। अधिब्रसड़। ठीक है? अधिब्रसड़ किस तरह से लिखोगे? अधिब्रसड़। अधिब्रसड़, अधिब्रसड़ में संचित रहते हैं। क्लियर? आगे चलें। अगला प्रश्न क्या है बेटा? अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आनुवंशिक कूट क्या है? क्या बेटा पूछा गया है? आनुवंशिक कूट क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आनुवंशिक कूट क्या है? इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब इस प्रश्न को भी आप कैसे सॉल्व करोगे ये भी अभी हम देखने वाले हैं। देखो, अगला प्रश्न है कूट वाला, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे ये भी देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस प्रश्न को कैसे करोगे। जब भी ये प्रश्न आएगा तो आपको हेडिंग डाल लेनी है, आनुवंशिक कूट क्या है। तो ये तो पूछा गया था, तो आनुवंशिक कूट आप हेडिंग डाल लोगे केवल। ठीक है? और लिखोगे किस तरह से? देखो ध्यान से, आनुवंशिक कूट नाइट्रोजन क्षारों का वह अनुक्रम होता है जिसमें प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। किसकी बेटा सूचना उपस्थित होती है? इसमें अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है। प्रोटीन अणु के संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है, उसे अपन लोग बोलते हैं आनुवंशिक कूट। क्लियर? आगे देखो, आप इस जगह तक लिख सकते हो।
अगर पेपर में बेटा पूछ लिया है कोडॉन किसे कहते हैं, तो कोडॉन किस तरह से लिखोगे, अलग से पूछा जाए तब, अगर नहीं पूछा जाता है तो केवल इस जगह से लेकर इस जगह तक लिखकर विशेषताएं लिख दोगे। लेकिन कभी कोई पूछ लेता है कोडॉन किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे, 3 न्यूक्लियोटाइड का वह समूह अनुक्रम जो किसी भी विशिष्ट अमीनो अम्ल का निर्माण करता है उसे कोडॉन बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोडॉन कहते हैं। आनुवंशिक कूट की खोज बेटा किसने की थी, नीरनबर्ग ने, नीरनबर्ग तथा मथाई नामक वैज्ञानिक ने, नीरेनबर्ग और मथाई नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी बेटा, आनुवंशिक कूट के बारे में बताया था। क्लियर। अगली हेडिंग बेटा डालोगे आनुवंशिक कूट की विशेषताएं। क्या डालोगे, आनुवंशिक कूट की विशेषताएं। देखो आनुवंशिक कूट त्रिक होता है, आनुवंशिक कूट बेटा कैसा होता है, त्रिक। पहला पॉइंट लिखोगे आनुवंशिक कूट त्रिक होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अभी इसमें आपको लिखना है, अभी इसमें लिखना है पॉइंट केवल पूछे जाए 5 नंबर का तो 2 से 3-4 पॉइंट लिख के खत्म कर दोगे। ठीक है, 3 पॉइंट तो लिखने ही, और 4 लिख दो तो और अच्छी बात है, 3 तो लिखने ही लिखने हैं। क्लियर, क्योंकि 2 नंबर की थ्योरी और 2-3 नंबर के विशेषताएं। ठीक है, तो देखो आनुवंशिक कूट कॉमा वहीन होता है, आनुवंशिक कूट में कोई कॉमा नहीं होता। क्लियर, तथा सार्वत्रिकता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा, सार्वत्रिकता। ठीक है, सार्वत्रिकता बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मुझे। क्लियर, सार्वत्रिकता, ठीक है, को दर्शाता है। अगला पॉइंट इसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि बड़ा जो भी पॉइंट लगे उसको छोड़ दो, केवल हमें 3 से 4 पॉइंट याद करने हैं। अगला देखो, एक विशिष्ट प्रकूट एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है। एक विशिष्ट प्रकूट जो होता है केवल एक विशेष कोड को ही क्या करता है, अमीनो कोड को या अमीनो अम्ल को कोड करता है केवल। अगला आप लिख दोगे, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला 2 और एक पहले 3 और एक लिख दोगे लास्ट वाला 4 करने के लिए। आनुवंशिक कूट अपभ्रष्टता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा, अपभ्रष्टता को दर्शाता है। आनुवंशिक जो कूट होता है किसको दर्शाता है, अपभ्रष्टता। आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। केवल आपसे मैं यही कहूंगा 3 से 4 विशेषताएं याद करके जाना। ठीक है, सभी विशेषताएं याद मत करना। क्लियर, क्योंकि ज्यादा भी नहीं लिखना है और हमें कम भी नहीं लिखना है। अगला प्रश्न क्या है बेटा, देखते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देख लें। अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है देखो, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति छत के मुख्य कारण क्या हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति छत के प्रमुख कारण क्या हैं, इसको अपन लोग देखने वाले हैं। अब इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे उसको भी जरा देखते हैं। क्लियर, आनुवंशिक कूट, मैंने आपके लिए जो विस्तृत के लिए भी प्रश्न पीडीएफ बनाई है पूरी, क्योंकि अभी मैं केवल वही प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं जो मॉडल पेपर में है। ठीक है, फिर उसके ये भी प्रश्न आपको मैं दूंगा, जो इंपोर्टेंट प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। अभी केवल ये प्रश्न जो है उसका आंसर देखते हैं अपन लोग। ठीक है, इसका आंसर किस तरह से लिखोगे वो देखते हैं। जो प्रश्न अभी था, जैव विविधता की क्षति के निम्नलिखित कारण क्या हैं, या फिर भौगोलिक क्षति के कारण, तो वही वाला प्रश्न है। इसका आंसर लिखोगे आवासीय क्षति विखंडन। आवासीय पहली हेडिंग डाल के आवासीय क्षति विखंडन, या इसी प्रश्न को जैव विविधता भी बोलते हैं अपन लोग, जो था ना क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र में, वही वाला है। तो इसको किस तरह से लिखोगे, बढ़ती ही मानव आबादी ने सड़कों, रेलवे लाइनों, भवनों निर्माण आदि के लिए प्राकृतिक आवासों को क्षति पहुंचाई है। बढ़ती हुई मानव आबादी, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी आपको भी पता है क्षेत्रफल कम होगा, मकान ज्यादा बनेंगे तो दिक्कत होगी, सड़कें बन रही हैं, भवन बन रहे हैं, जिससे हमें नुकसान होगा। इन्हें विखंडित कर दिया है। इसके लिए हर वर्ष हजारों
हेक्टेयर वनों को काटा जा रहा है। जैसे कि आप पता है जितनी अधिक बिल्डिंग बनेंगी उतने ही क्या होगा, हमारे पास वन, जो भी वन है और यहाँ पे नदी झरने हैं वो सभी को क्या किया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा और वहां बिल्डिंगें खड़ी कर दी जाएंगी। तो जंगलों को काटा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, तो ये भी हमारा नुकसान हो रहा है, जो जैव विविधता को क्षति का एक प्रमुख कारण है। जैव विविधता का क्षति का एक प्रमुख कारण है, इस तरह से आप लिख दोगे। आगे देखो, अति दोहन मतलब अति कर दिया आपने, किसी चीज को बहुत ज्यादा करना। देखो, मनुष्य भोजन, लकड़ी, दवाओं आदि को जंगलों से प्राप्त करता है, सभी को पता है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या ने इन वस्तुओं की मांग बढ़ा दी है। जंगल कम है, क्या है, बिल्डिंगें ज्यादा बनेंगे, जंगल कम होंगे तो दवाई कहां से आएंगे, समझ पा रहे हो। तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हमें, जिसके कारण बड़े पैमानों पर जंगलों को काटा जा रहा है। और जब जंगल ज्यादा काटे जाएंगे तो आपको भी पता है जंगलों से हमें जो हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, कहां से मिलती है बेटा, पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन में दिक्कत होगी हमें, समझ पा रहे हो। इस तरह से इसका आंसर आप लिख दोगे। आगे देखो, अगला है बेटा पॉइंट, विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण आप क्या लिखोगे, मनुष्य जाने अनजाने में बाहर से कुछ ऐसी प्रजातियों को लाता है जो यहाँ की मूल जातियों को नष्ट करने लगते हैं। ठीक है बेटा, जिससे पर्यावरण असंतुलित या संतुलित बिगड़ जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है, इससे पर्यावरण का क्या, संतुलन बिगड़ जाता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। जैव विविधता क्या होती है बेटा, क्षति। जैसे जलकुंभी, गाजर घास, कटफिश आदि, ये क्या कर रहे हैं, हमारे किसको क्षति पहुंचा रहे हैं, किसको बेटा, जैव विविधता को क्षति पहुंचा रहे हैं। ये सभी कौन कौन, जलकुंभी, गाजर घास आदि। आगे देखो, सहविलुप्तता। सहविलुप्तता में क्या लिखोगे, पारतंत्र में अनेक जातियां एक दूसरे पर आंशिक या पूर्ण रूप से निर्भर होती हैं। बात सही है, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि उनमें से एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर निर्भर अन्य जातियां भी विलुप्त होने लगती हैं। जैसे आपको सुना होगा डायनासोर, पहले अपने इंडिया में डायनासोर पाए जाते थे। अब डायनासोर जो खाते थे वो इंडिया में पहले था, अब उसको कमी हो गई खाने की उनके, तो वे कहां चले गए बेटा, अमेरिका में। अभी कभी देखा है आपने डायनासोर को, पहले अपने इंडिया में भी डायनासोर थे, कंगारू थे, ठीक है ना, लेकिन अब कंगारू और डायनासोर नहीं है, क्योंकि जो वो खाते हैं वो इंडिया में पहले था, अब नहीं है, समझ पा रहे हो। इस तरह से वो चीजें भी विलुप्त होने लगी। अगली हेडिंग है प्रदूषण बेटा, ये मुख्य कारण है बेटा प्रदूषण। मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण सबसे अधिक नदियों व अन्य जलाशयों के जीव जंतुओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, जो जैव विविधता को क्षति पहुंचाता है। किसको बेटा, जैव विविधता को क्षति पहुंचाता है। आप इसका आंसर इस तरह से लिखोगे, आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिया बेटा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।